इस तरह की वीडियोस की, इस तरह की रील्स की इंस्टाग्राम पर, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भरमार है। इसीलिए मैंने एक वीडियो नहीं, पूरी सीरीज शुरू करी है इस तरह के वीडियो के पीछे का स्यूडो साइंस डिबंक करने के लिए। तो दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, मेरा नाम है डॉक्टर रवि। इस तरह के डिबंकिंग और रिएक्शन वीडियोस बनाने में मजा तो आता है, पर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो आइए इंस्टाग्राम साइंस के इस नए वीडियो में इस तरह की रील्स के पीछे की स्यूडो साइंस को साथ में मिलकर डिबंक करते हैं। You, your family are getting blessed today. Father, release your glory upon him and his wife. I break every work of the devil that's stopping them from bearing fruit. I break the curse of fruitlessness. I speak a blessing as a man of God, and I say, be fruitful, multiply, be fruitful, multiply in the name of Jesus. I speak a miracle in Jesus' name. That's his wife. That's you're his wife. She's also in the meeting. Okay, I'm glad. Hold your hands together. Hold your hands together. Lord, I release a blessing upon this couple in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit anointing upon me, I break every barrier. I break. अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो 3 मिनट के $50 ये चार्ज कर रहे हैं जीसस से बात कराने के लिए। $50 यानी अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये, यानी 6 मिनट के 8,000 रुपये और 1 घंटे के 80,000 रुपये। आप अपनी जॉब में कितना कमाते हो आपका पता नहीं, पर मुझे अपनी लाइफ चॉइसेस पर डाउट हो रहा है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप जीसस से बात कर सकते हैं, नो नीड टू नो अरामाइक। जीसस विल स्पीक टू यू इन इंग्लिश लाइक अ नॉर्मल अमेरिकन, मलयाली और पंजाबी, वेरी स्पेसिफिक, नो ट्रिक्स। दिस इज नॉट अ स्कैम, दिस इज नॉट सम मैक्सिकन फार्म वर्कर नेम्ड हेजस, दिस इज द रियल डील। But note, no refunds if he doesn't give you good advice. He does not know your pet's name. Do not quiz Jesus. Do not quiz Jesus. Needless to say, ये बहुत ही बड़ा रॉन्ग नंबर है, बट दुख की बात है कि ऐसे रॉन्ग नंबर लगा कर इस तरह के बाबा, वो किसी भी धर्म के बाबा हों, वो ज़बरदस्त पैसा छाप रहे हैं। एक और नमूना देख लीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी। डिसऑर्डर कभी कम नहीं हो सकता ता वक्त के कोई एक्सटर्नल पावर इंटरवीन ना करे। ये एक एस्टैब्लिश लॉ है और हमने दुनिया में देखा है। अगर मैं आपके इस ग्लास के अंदर ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के बॉल्स की लेयर्स लगाऊं और मैं इसे हिला दूं, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है कि दोबारा वो लेयर्स उस तरह मैनेज हो। उस वक्त तक के मैं हाथ के जरिए खुद ना रखूं, इंटरव्यू ना करूं, ये इसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सरकार, ये बिग बैंग कौन सा डिसऑर्डर है कि उसके बाद 20 लाख से ज्यादा मखलूकात जमीन पे आबाद हो गई हैं? मखलूकात क्या होता है? मखलूकात यानी क्रीचर्स। इतनी हार्मनी के साथ चीजें एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर घूम रही हैं, ये किसी के इंटरवीन करने से हुआ है ना। अदरवाइज धमाका तो डिसऑर्डर लाता है। ये कौन सा धमाका है जिसने इतना बड़ा ऑर्डर क्रिएट किया है? इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना। एक नया वर्ड सीखने को मिला मुझे, मखलूकात यानी क्रीचर्स। मतलब जब हम किसी चीज़ के पीछे का बेसिक अंडरलाइन मैकेनिज्म नहीं समझ पाते तो हम ये कहते हैं कि देखो, हम ये नहीं जानते, तो ये भगवान ने किया होगा, अल्लाह ने किया होगा, और गॉड के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स फिनोमेनन। अगर हमारी साइंटिफिक नॉलेज में गैप है जो हम नहीं जानते आज के टाइम पर, वो सब भगवान के होने का और भगवान के डायरेक्ट इंटरवेंशन का एक एविडेंस है। आज से कुछ सालों पहले, यानी 100-200 सालों पहले, हम ये सोचा करते थे कि नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब क्यों आते हैं, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और लोग अचानक मर क्यों जाते हैं। इन सब के पीछे का अंडरलाइन मैकेनिज्म हमें आज से सिर्फ 100-200 साल पहले नहीं पता था, जो आज हमें बखूबी पता है। तो उस समय सोचा जाता था कि ये तो सब भगवान का कहर है, अल्लाह का कहर है। अब हमें अच्छे से पता है कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, इनका मैकेनिज्म, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। बिग बैंग और एंट्रोपी के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी है। मैंने बिग बैंग और एंट्रोपी के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जाकर उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं कि हमें कितना कुछ इस बारे में पता है। और जो नहीं पता वो अगले कुछ सालों में पता चल जाने वाला है। बट जो लोग अपने आँख, कान और नाक बंद करके बैठे हैं, उनको आप कितने भी एविडेंस दे दीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे और उनका कुछ हो नहीं सकता। तो ये गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट आपको हर जगह हर कोई देता हुआ मिलेगा कि देखो ऐसा कैसे हो रहा है, फल के अंदर बीज कैसे आ गया, पेड़ कैसे उग गया,
और पता नहीं क्या क्या। जिन भी चीज़ों के बारे में हमें शॉर्ट जानकारी अभी नहीं है, जैसे बिग बैंग या मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम मरने से पहले कहाँ थे, उन सब चीज़ों पर ये सारा आर्गुमेंट लागू होता है। ऐसे ही एक और इग्नोरेंट साहब हैं जो अंग्रेज़ी के पॉडकास्ट पर ये बोल रहे हैं कि एवोल्यूशन इज़ बैड। पॉडकास्ट या इंटरव्यू, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो जो इस रील में बॉटम पर एक इंसान बैठा है उसको इग्नोर कीजिएगा। 4 major ideas. None of them have ever been observed. Number 1, that life comes from non-life. We have not one single example of life coming from non-life. Number 2, that all एक पॉइंट को कवर करते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है द सिंगल बिगेस्ट और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरीज में से एक जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले कह रहे हैं लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लाइफ, इसका हमें कोई एविडेंस नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है वो एवोल्यूशन का पार्ट होता ही नहीं है। एवोल्यूशन शुरू होता है ल्यूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो हमारी सबसे प्रिमिटिव सेल थी, उसके बनने के बाद का जो भी स्टडीज़ है वो एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं। और अब ल्यूका कैसे बना, इसके पीछे भी काफ़ी एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस हैं। मिलर्स एक्सपेरिमेंट में इस प्रिमिटिव सेल को रिक्रिएट करने की बहुत कोशिशें की गई, बट चूंकि ल्यूका को बनने में करोड़ों अरबों साल लगे और ऑब्वियसली हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम करोड़ों अरबों साल तक वेट कर सकें, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट उस एक्सपेरिमेंट को भी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, मिलर्स एक्सपेरिमेंट गूगल कीजिए, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि अगर लाइफ को क्रिएट करने की इस तरह की कोशिश जब की गई तो उस लाइफ के सूप में से, यानी कि बेसिक लाइफ के इंग्रेडिएंट्स जब उसको दिए गए और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो उसमें से प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड बन गए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ही। और अगर उसको लाखों करोड़ों साल तक रखा जाता तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसमें से भी लाइफ बन जाती। बट चूंकि इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में पता नहीं है, तो इसीलिए ये वाला आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो भी गॉड ऑफ द गैप्स फिनोमिनन ही है, क्योंकि इस बारे में अभी तक हमें पता नहीं है कि ल्यूका एग्जैक्टली कैसे बनी। वो एक साइंस की अननोन थ्योरीज में से एक है। Number 2, that all the life forms that we have today came from single cell life forms. Many people do not know that while we do have single cell life forms that we call bacteria, we have no 2-cell life forms, we don't have 3-cell life forms, we don't have 4-cell life forms, we don't even have 5-cell life forms. That is, we go from single cell bacteria to complex life forms. So there's no evidence that all life comes from single cell life forms. अब ये आर्ग्यूमेंट है कि लाइफ सिर्फ सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलर ही क्यों होती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि 2 सेल्ड, 3 सेल्ड या 4 सेल्ड ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हों। अब इसके पीछे का बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि 2 सेल या 3 सेल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर एक सेल एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगी। जब बहुत सारी सेल एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं, बट 2 सेल का एक साथ एग्जिस्ट करना मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि नेचर में इस तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह के कुछ रेयर बैक्टीरिया हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोकोकस, हमेशा 2 सेल पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही एक एल्गी है जिसे कहते हैं डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स भी एक तरह की एल्गी है जिसमें एक सेल के अंदर 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो दोनों सेपरेट कंपार्टमेंट्स 2 सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेचर में इस तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं है। शायद एवोल्यूशन जब हुआ और जब लाखों करोड़ों साल बीते तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल थे, वो नेचर के हार्श कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाए और ख़त्म हो गए, विलुप्त हो गए। क्योंकि अभी तक लास्ट के कुछ हज़ारों सालों में ही हमने 99% से भी ज़्यादा जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट करते हों और वो नेचर को सस्टेन नहीं कर पाए हों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसको अडेप्ट नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। The third postulate of evolution is that time and chance drive evolution forward, of course, and time works against evolution. The chance of one simple 100-unit protein coming together by accident this is a very big number. Time and chance make evolution absolutely impossible. तो इनका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि टाइम एंड चेंज ड्राइव्स एवोल्यूशन। येस इट डज। इसके मिलियंस ऑफ एग्जांपल है कि टाइम ने ही एवोल्यूशन को ड्राइव किया है, टाइम ने ही एवोल्यूशन को बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। और उसके सबसे प्राइम एग्जांपल हैं हम लोग। यस, लाइफ के बनने के पीछे बहुत ही कम चांसेस हैं, बट वो चांसेस ज़ीरो नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन टाइम के साथ रिवर्स हो जाता है या एवोल्यूशन टाइम के साथ खत्म हो जाता है। इस तरह के हज़ारों, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल हैं कि एवोल्यूशन टाइम के साथ बेहतर होता गया। तो इनका केस हो गया डिसमिस्ड। एवोल्यूशन इज़ ट्रू और वी आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट। नेक्स्ट आते हैं बैक होम। ये बाबा जी कुछ बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं।
Let's hear him. You want to know what is the yogic doomsday? What is the yogi? Yogic doomsday. Doomsday, yeah. In yoga, they calculated some 3,200 years ago, 3,200 years ago. They made a calculation and said, every year, this is a fact, every year the moon is moving away from the planet approximately about 32 millimeters. 32 millimeters, ये वैल्यू याद रखिएगा. This is nearly 1.5 inch. It's 1.26 inches, but go on. The orbit of the moon is going away from the planet. So they made a calculation and said, in 28,000 years, the moon will go so far that its impact on the planet will become minimal. Okay, let's talk about this. इन्होंने शायद कैलकुलेशन ठीक से नहीं की. 32 millimeter multiplied by 28,000 is 9 lakh millimeter, यानी कि जो होता है किलोमीटर्स में लेस देन 1 किलोमीटर. अब अर्थ से मून का डिस्टेंस है 3,86,000 किलोमीटर, तो उसमें 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ना के बराबर है. मून अगर 1-2 किलोमीटर इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है 3.8 मिलीमीटर पर ईयर, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से मून करोड़ों अरबों सालों तक भी कहीं नहीं जाने वाला. उससे कहीं पहले हम ह्यूमंस कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाएंगे, या फिर हम किसी और प्लैनेट पर रहने लग जाएंगे, मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज़ बन जाएंगे. तो ये लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रहेंगी हमारी कि मून ड्रिफ्ट हो रहा है. अब इनका ये क्लेम तो हो गया डिसमिस, एक और बहुत बड़ा क्लेम ये कर रहे हैं. लेट्स हियर हिम. When that happens, the human women will lose their menstrual cycles. Once that happens, human race will just peter out. You don't need a bomb, you don't need a flood, you don't need something. Our ability to reproduce will go away and slowly we quietly peter out. तो ये जो एक और क्लेम कर रहे हैं कि मून गोज अवे और ह्यूमन विमेन विल लूज देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ह्यूमैनिटी विल इवेंचुअली वाइप आउट. तो 2016 में एक डिटेल्ड स्टडी की गई थी जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और मून साइकिल को की जो सिंक्रोनी है उसको टेस्ट किया गया. तो उसके लिए कम से कम 75 लाख मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को स्टडी किया गया. तो उन 75 लाख मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को का निष्कर्ष ये निकाला गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और मून साइकिल मोस्ट केसेस में सिंक नहीं होते. ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 28 दिन का होता है और मून साइकिल भी अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन का होता है. तो कुछ केसेस में ऑटोमेटिकली ऐसा लग सकता है कि वो सिंक हो रहे हैं, बट इस स्टडी में जो बहुत ही मैसिव स्टडी की गई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया. तो इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. इन के दोनों क्लेम डिसमिस हो गए हैं. बट आई डोंट नो वाई दीज स्पिरिचुअल गुरुज टॉक अबाउट साइंस व्हेन दे हैव लाइक वेरी लेस नॉलेज अबाउट साइंस. मतलब ये जितनी स्पिरिचुअल बातें करते हैं उससे कहीं ज़्यादा साइंटिफिक बातें करना पसंद करते हैं फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो वाई इज़ दैट. नेक्स्ट आते हैं एक और बहुत बड़े क्लेम पर जो कि बाबा जी नहीं है बट एक पॉलिटिशियन है. अभी क्या 11:30 बजने वाले हैं, तो जयपुर में बजने वाले ना, तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो में तो अलग अलग टाइम है. तो आपने एक स्टैंडर्ड GMT मान लिया, ग्रीनिच मीन टाइम, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ. अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसा टाइम बताइए जो सन, मून, मार्स और एनी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम में इक्वली एप्लीकेबल, तो मैंने कहा आप सोच लीजिए, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट. हाउ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल? अगर आप अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम तो यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक ड्रॉप इन दी ओशन भी नहीं है. तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल आप उसको कैसे बोल सकते हैं? बट मान लीजिए अर्थ के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो भी वो गलत है. टाइम को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? टाइम को हम अपने स्पेस में जहाँ हैं उस हिसाब से हम एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे हम इंडिया में हैं तो हम GMT प्लस 5.5 या 5:30 टाइम को एक्सपीरियंस करेंगे. अगर हम US में हैं तो हम वन ऑफ द 6 टाइम जोन्स को एक्सपीरियंस करेंगे. इस तरह से हम टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं. अब मैंने कहा भूल जाइए आइंस्टीन की फोर्थ डायमेंशन को. अब आ जाइए भारत के गांव में. एक किसान को जब खेत में बुआई करनी होती है कहता भाई मुहूर्त देखो, शादी करनी है तो मुहूर्त देखो, नौकरी करनी है तो मुहूर्त देखो. व्हाट इज मुहूर्त? इट इज नथिंग बट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. और इन अ वे इट इज द आइंस्टीन्स मोस्ट सॉर्ट ऑफ द फोर्थ डायमेंशन इन इट्स मोस्ट एक्यूरेट, इक्वली एप्लीकेबल यूनिवर्सल पैरामीटर ऑफ डिटरमिनेशन. वर्ड सैलेड. फोर्थ डायमेंशन क्या है? फोर्थ डायमेंशन है टाइम. जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ, यानी स्पेस के साथ ही टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तभी उसको फोर्थ डायमेंशन बोला जाएगा. अब मुहूर्त हमारे कल्चर में शुभ नक्षत्र से डिटरमाइन किया जाता है जिसमें प्लैनेट्स के साथ कॉन्स्टलेशन का भी रोल होता है. कि वैसे तो मुहूर्त जैसी कोई चीज़ एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती जब स्टार पोजीशन को देखकर मुहूर्त बताया जाता है, क्योंकि स्टार पोजीशन जो कॉन्स्टलेशन है वो
मूव कर रही हैं। तो जब वो मूव कर रही हैं तो उनकी पोजीशन हर समय पर चेंज हो रही है, तो उस मुहूर्त का आपके रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है। बट एनीवे, शुभ मुहूर्त तो क्योंकि उन स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही है तो मुहूर्त की कोई वैल्यू नहीं है, और यूनिवर्स में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो कुछ भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टाइम हो ही नहीं सकता। तो शुभ मुहूर्त, फोर्थ डायमेंशन और प्लैनेट की पोजीशन का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ये नेताजी सिर्फ साइंटिफिक जार्गन्स को फेंक रहे हैं और जनता को एज यूजुअल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जो नेताओं की आदत होती है। ठीक इसी तरह से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स जो प्लैनेट की सब्जी बना रहे हैं। लेट्स हियर हिम। और सर आप ये भी कह रहे थे कि जो आप खाना खाते हो वो भी प्लैनेट्स के हिसाब से खाते हो? बिल्कुल। आप क्या खा रहे हो? अब हर दालें हैं, ठीक है, या कोई सब्जी है, आप ये पूछो कि ये सब्जी कौन से ग्रह की है तो मैं आपको बता दूं। कोई भी सब्जी पूछ सकते हो आप। आलू शुक्र। अच्छा, तो अगर मेरा मन कर रहा है आज मैं आलू वाले पुलाव खाऊं, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई, शुक्र चंद्र, तो उस टाइम मेरे वो ग्रह एक्टिव हो गए? यस, उस टाइम पे आपके वो ग्रह आपके काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ। तो ये पॉडकास्ट वाले, और मैं इनको जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने अभी रिसेंटली जो देखा, ये पॉडकास्ट वाले किसी भी गेस्ट को बुला लेते हैं और उनको बोलते हैं कि सर जितनी बकवास से बकवास चीज़ आपको बोलनी है, कंट्रोवर्शियल से कंट्रोवर्शियल, वो आप बोलिए ताकि हमारा पॉडकास्ट हिट हो जाए। सेंसेशनलिज्म फैलाना, जो कि अधिकतर यूट्यूब और इंस्टाग्राम और पता नहीं सब लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों के जो गेस्ट हैं वो बिना सर पैर की कोई भी बात बोल देते हैं और एक भी एविडेंस किसी भी चीज़ का कभी भी नहीं देते। तो जितनी बकवास उतना उनके व्यूज़ के लिए अच्छा। अगर आलू शुक्र ग्रह का है तो हम वहाँ पे मैकडी खोल देते हैं, मतलब जो सब्जी खाओगे वो ग्रह आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, अखंड तेजस्वी लोग हैं ये। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज से निकला हुआ पार्टिकल वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। पार्टिकल स्पेलिंग देखिए, पार्टिकल करेंगे वाइब्रेट, तो पार्टिकल करेंगे वाइब्रेट करके। छोर पर मौजूद स्टार के मॉलिक्यूल्स भी तुरंत इससे इफेक्ट होते हैं। इसे साइंस के शब्दों में क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है, जिसे आमतौर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसलिए अब से कभी मत कहना कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका हर एक वर्ड इस इन्फिनिट यूनिवर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसा आप बोलते हैं धीरे धीरे यूनिवर्स वैसी ही दुनिया आपके लिए क्रिएट करता जाता है। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े। ये जो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट छाप कर AI वॉइस ओवर करके दिन की 30 ऑटोमेटेड रील्स बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो यार। क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसे नहीं होता, नहीं इस रील बनाने वाले को क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में पता है, और आई बेट कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी ज़ीरो नॉलेज है, वरना ये इस तरह की बकवास नहीं करते। बहुत मुश्किल होता है पार्टिकल्स को किसी भी क्वांटम कंप्यूटर में एंटेंगलमेंट पोजीशन में रखना। जरा से मिली सेकेंड के डिस्टर्बेंस से, ज़रा से हल्के से डिस्टर्बेंस से और मिली सेकेंड में वो पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं और एंटेंगलमेंट टूट जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर को मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, जिनका लिंक मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली होता क्या है, क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करते हैं और क्यों उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक स्यूडो साइंस वाला लॉ है भी नहीं, उससे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। पर इनकी दाद देनी पड़ेगी कि एंटेंगलमेंट यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी प्योर साइंटिफिक चीज़ को भी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे स्यूडो साइंस के लपेटे में ले लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज प्योर स्यूडो साइंस, यानी जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे मिलाने में रात दिन लगा देती है, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो ये सिर्फ डायलॉग है, ऐसा कुछ होता नहीं है। काम करो रिजल्ट मिलेगा, काम करे बिना कितना भी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। उसे सिर्फ डे ड्रीमिंग ही कहते हैं और कुछ नहीं। और जैसा मैंने कहा कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर दूर तक का, लाइट ईयर तक का कोई लेना देना नहीं है। ये सब बहुत ही ज़्यादा बकवास और मिसलीडिंग है। सिर्फ AI वॉइस ओवर करके आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसे फ्लैशी विजुअल्स दिखाकर। तो ये सब महा बकवास है। नेक्स्ट है हमारी ये रील जिसमें मिरर के बारे में कुछ बताया जा रहा है। और एक चीज बताती हूँ जो शायद आपको बहुत ही मैजिकल लगेगी। आपकी बॉडी में आप ये चीज नोटिस करना, जितने भी व्यूअर्स हैं, मान लीजिए आज मेरे पैर में दर्द हुआ या मेरे पैर में कुछ भी लगी और वही मेरे पैर का पार्ट रोज मेरे मिरर में दिखाई दे रहा है जब मैं सो रही हूँ। मान लीजिए यही इतना पार्ट है या घुटने से नीचे का पार्ट है, वो अगर उसमें मिरर में दिखाई दे रहा है तो वो दर्द कभी खत्म नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है आपका। इसलिए सही बात है, बहुत दर्द है और ऐसे रील्स जब तक बनेंगी और लोग उन्हें देखेंगे तब तक ये दर्द कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए मिरर्स तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है जिन पे बहुत लोगों का ध्यान जाता भी नहीं है। शीशा ही तो है, लगा लिया, मुंह देखने के लिए लगाया,
बट वो शीशा लगाया कैसे, आपने लगाना कहाँ चाहिए, आप डाइनिंग टेबल के सामने लगाओ, आप खाना खा रहे हो, आपका व्यू उसमें दिखाई दे, प्रॉस्पेरिटी बढ़े घर की। आप लॉकर के सामने लगाओ, आपका लॉकर खुल रहा है, पैसा दिख रहा है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से मिरर्स को यूज किया। सही बात है, यही तो मुझे देखना है मिरर में कि मैं खाना खाते हुए कैसा लगता हूँ। मुझे तैयार होने के लिए, बाल बनाने के लिए मिरर थोड़ी ना चाहिए। एब्सोल्युटली ट्रू। मिरर्स मेडिवल टाइम से ही मिस्टीरियस और अशुभ माने जाते थे और ऐसा माना जाता था कि मिरर्स में शैतान का वास होता है। तभी से मिरर्स को लेकर लोगों का अंधविश्वास बढ़ा और ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी जो वहमी हैं, यानी जो हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं कि ये उपाय कर लेंगे तो क्या होगा, वो उपाय कर लेंगे तो क्या होगा, लाइक दैट। अब बहुत पुरानी कहावत है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो लोग इन्हीं वहम के चक्कर में क्या क्या उपाय कर लेते हैं कि घर का वास्तु खराब है, फेंग शुई करवा लो, दिशा खराब है, दिस एंड दैट, जाने क्या क्या। तो मिरर भी इसी का पार्ट है कि यहाँ लगाना चाहिए, वहाँ नहीं लगाना चाहिए, ऐसे एंड सो ऑन। तो इस तरह के लोगों को वो अंधविश्वास जन्म देता है जो आपको बताते हैं कि मिरर कहाँ लगाना चाहिए, घर में कहाँ पर क्या होना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक दिन हम इस आदमी पर पूरा वीडियो बनाएंगे, बट आज वो एक टॉपर को बोल रहा है कि टॉपर कुछ नहीं कर सकते। जो लोग टॉपर होते हैं ना, वो एक्चुअली लाइफ में कुछ एक्चुअली नहीं करते, क्योंकि टॉपर्स को इतनी जीतने की आदत होती है कि द मोमेंट फर्स्ट टाइम फेलियर हिट्स दे कांट हैंडल इट। जो बैक बेंचर्स हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। लोगों ने तो आपको, पेरेंट्स ने ऑलरेडी ये तो निकम्मा है, राइट? तो अभी उससे बस क्या होगा? एंड आप 3 चीजें ट्राई करो, फेल करो, आपको वो फेलियर से जो सोसाइटी क्या बोलेगी उसकी परवाह ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो निकम्मा समझ रहे हैं। तो ये जो लेडी हैं विनीता सिंह, शार्क टैंक में एक शार्क हैं, तो ये IIT और उसके बाद IIM से पढ़ी हुई हैं और कन्वेंशनल सेंस में इन्हें टॉपर कहा जाएगा और ये खुद ही बोल रही हैं कि टॉपर कुछ नहीं करते। तो इससे जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो शायद डिस्करेज होंगे। वो क्या सोचेंगे कि पढ़ाई मत करो, बस कुछ भी बैक बेंचर बन के कुछ भी निकल जाओ। ऐसा नहीं होता, पढ़ाई करो बच्चों, बोर्ड एग्जाम सर पर हैं और इन लोगों की बातें मत सुनो। ये अब सिर्फ अपने व्यूज़ छाप रहे हैं और कुछ नहीं। अभी रिसेंटली मैंने अपने दूसरे चैनल पर बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रेस को कैसे दूर करें उस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप एक बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट हैं या बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट के पेरेंट हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगा। और अगर आपको वो चैनल भी पसंद है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा इस सीरीज़ का इंस्टाग्राम साइंस का अगर पहला और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा तो उसे भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखकर निकल गए तो अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उसमें से 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप उन 90% का पार्ट मत बनिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा, मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।